दोस्तों, इस दुनिया ने हर बदलते वक्त के साथ इतने नए चेहरे देखे हैं जिसे देखकर कभी उसे खुशी हुई तो कभी ये दुनिया बहुत रोई भी है। ऐसे एक चेहरा था जिसे लोगों ने डच एम्पायर के नाम से जाना, जिसने एक वक्त में लगभग पूरी दुनिया पर अपना आधिपत्य स्थापित किया हुआ था। लेकिन आखिर ऐसा क्या हुआ कि दुनिया का ये व्यापक साम्राज्य फिर से सिमटकर अपने देश तक ही रह गया। और साथ ही ये भी जानेंगे कि आखिर ये एम्पायर इतना बड़ा हुआ कैसे और ऐसी क्या रणनीतियां थी इनकी जिसने इन्हें एक वक्त तक इस दुनिया में हर जगह अपने उपनिवेश स्थापित करने में मदद की थी। तो आप बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि ये डच वही है जिन्होंने एक तरह से कहे तो अंग्रेजों के लिए भारत में राज करने का रास्ता बना दिया था। तो आइए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। हॉलैंड, जिसे वर्तमान में नीदरलैंड कहा जाता है, वहीं के निवासी डच कहलाते हैं। पुर्तगालियों के बाद डचों ने भारत में अपने कदम रखे। ऐतिहासिक दृष्टि से डच समुद्री व्यापार में निपुण थे। असल में हम जिस डच एम्पायर की बात कर रहे हैं वो नीदरलैंड की उन कंपनियों का फैलाव है जिसने दुनिया के अलग हिस्सों पर अपना व्यापारिक उपनिवेश स्थापित किया हुआ था, जो कि नीदरलैंड के राजा के द्वारा चलाई जाती थी। शायद आज नीदरलैंड के बारे में कहा जा सकता है कि ये एक इकोनॉमिक पावर हाउस है। लेकिन दोस्तों, एक वक्त ऐसा भी था जब नीदरलैंड के पास कुछ नहीं था। 16वीं सदी के करीब इस देश की स्थिति बिल्कुल ही विपरीत थी। यहाँ तक कि उस समय तक ये देश खुद एक गुलाम देश था। उस वक्त ये देश स्पेन के अधिकार में आता था। स्पेन इस देश में स्लेवरी और गुलामी का सहारा लेकर इतने बड़े आर्थिक देश का दमन करता रहा। हालात ये हो गई कि नीदरलैंड को एक युद्ध का विक्टिम भी बनना पड़ गया था। 80 साल के संघर्ष के बाद नीदरलैंड आजाद तो हो गया, लेकिन उनकी आजादी इतनी आसान नहीं रही। जैसे कि कहा जाता है कि डच लोग समुद्र पर बहुत ज्यादा निर्भर करते थे। मछली और शिप का व्यवसाय वहां सदियों से मुख्य रूप से किया जाता था। जिस चीज को अपने जहाजों में भरकर ये लोग यूरोप के बाजारों तक पहुंचाते थे वो थे पूरब से आने वाले मसाले। डच इन मसालों के लिए जहाज उपलब्ध कराने का काम बहुत पहले से किया करता था। उस समय एशिया के बहुत से देशों पर पुर्तगालियों का उपनिवेश हुआ करता था। इन्हीं पुर्तगालियों से ये डच उनके सारे मसालों को खरीदते थे और वापस से इन्हें शिप में भरकर यूरोप के बाजारों में बेचते थे। लेकिन 1580 में पुर्तगाल भी स्पेनिश एम्पायर के अंतर्गत आ गया। इसी वजह से जब डच ने स्पेनिश एम्पायर के खिलाफ मोर्चा खोला तो इन्होंने सबसे पहले लिस्बन से आने वाले उनके मसालों पर रोक लगा दी, जो कि डच व्यवसायियों की कमाई का मुख्य जरिया था। अब डच लोगों के पास सिर्फ एक ही रास्ता था खुद को आर्थिक रूप से मजबूत बनाने के लिए, और वो ये था कि डच व्यवसायी खुद जाकर पूरब से मसालों को लेकर आए और इसके लिए अपना एक मर्चेंट नेटवर्क तैयार करे। इसके अतिरिक्त स्पेन ने उन्हें कुछ और करने के लायक छोड़ा नहीं था। अब जब ये लोग कुछ करने की हालत में नहीं बचे तो इन्हें मजबूरन आखिर में बचे हुए उसी उपाय के पास जाना पड़ा। लेकिन शुरुआत में ये उपाय भी लगभग फेल ही हो गया था, क्योंकि देश के सारे व्यापारी एक साथ आने की बजाय अलग अलग एक एक शिप को फंड करके उन्हें पूरब के देशों की तरफ मसाले और नए रास्ते के खोज में भेजने लगे, जिसमें कभी कभी कुछ जहाज सफल भी हो जाता था और उस व्यवसायी को बहुत से मसाले मिल भी जाते थे। लेकिन क्लियर रूट न होने की वजह से ज्यादातर जहाजों का सही सलामत वापस आना संभव नहीं हो पा रहा था। शुरुआत के पहले 6 सालों में कुल 65 जहाजों को रवाना किया गया था। उन भेजी गई जहाजों के सही सलामत वापस आने का अनुपात 1:10 था, और जो जहाज लौटती भी थी उनके साथ बुरा ये था कि आते आते सिर्फ 1/3 क्रू मेंबर ही जहाज के साथ जिंदा वापस आ पाते थे। इसीलिए उस समय जहाज से व्यापार करने वालों का काम बिल्कुल भी सुरक्षित नहीं था। न ही वो लोग वापस आ रहे थे और इस बात को समझाने लायक थे कि किस तरह से हम एक परफेक्ट रूट बनाकर वहां से आसानी से व्यापार कर सकें। अब जब स्थिति नहीं सुधरी तो डच व्यापारियों को लगा कि इस तरह से वो कभी भी सफल नहीं हो पाएंगे, क्योंकि तब तक पुर्तगालियों के अलावा ब्रिटिश व्यापारियों ने भी पूर्वी देशों में व्यापार करने के लिए नए रास्ते तलाशने शुरू कर दिए थे। इसी बात को ध्यान में रखते हुए फिर वहां के लोगों ने सोचा कि अब सबको साथ आकर एक बॉन्ड बनाना होगा। 1602 में हॉलैंड के प्रधानमंत्री यानी कि डच लोगों के मुखिया ने खुद इस मामले में दखल अंदाजी की और सारी अलग अलग कंपनियों को एक साथ एक संघ में जोड़ दिया। इसे उस वक्त यूनाइटेड ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम से जानते थे, जिसे आज हम डच ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम से जानते हैं। इसके बनने के बाद नीदरलैंड के इतिहास में एक ऐसा पन्ना जुड़ गया जिस पर उन लोगों ने आगे चलकर नई इबारतें लिखी। इस कंपनी के बनने के पीछे की कहानी पॉलिटिकल मोटिवेशन साफ थी। डच लोगों को जरूरत थी एक आर्थिक इंजन तैयार करने की,
जो उनके स्वतंत्रता मुहिम में उनका साथ दे सके और स्पेन से मुक्ति दिलाने में मदद करे। इसलिए ये संघ ही उनकी आखिरी उम्मीद थी, जिसकी वजह से उन्होंने न सिर्फ व्यापार पर अपना एकाधिपत्य स्थापित किया, बल्कि साथ ही अपनी आर्मी भी तैयार करनी शुरू कर दी, जो उनके कब्जे की जमीन को वापस से उन्हें दिलाने में उनकी मदद कर सके। लेकिन ये सब कर लेने की परमिशन मिल जाने के बाद भी ये संघ बहुत इफेक्टिवली काम नहीं कर पा रहा था, बल्कि सुदूर पूर्वी देशों से व्यापार करने के लिए बहुत सी पूंजी की आवश्यकता थी। इसी पूंजी की बात को ध्यान में रखते हुए इस व्यापारिक संगठन ने एक ऐसी युक्ति निकाली जो बाद में चलकर आधुनिक पूंजीवाद के लिए मील का पत्थर साबित हुई। यूनाइटेड ईस्ट इंडिया कंपनी ने एम्स्टर्डम शहर के बीचों बीच एक ऐसे ट्रेडिंग हाउस का निर्माण करवाया जहां जाकर देश का कोई भी नागरिक अपने पैसे से किसी भी कंपनी के शेयर खरीद सकता था। इसके बाद वो कंपनी के प्रॉफिट में हिस्सेदार बन सकता था। जी हाँ दोस्तों, आप सही समझ रहे हैं, ये वही तकनीक है जिसे आज हम शेयर मार्केटिंग या स्टॉक मार्केट के नाम से जानते हैं। इस तरह से इस संघ ने एक ही तरह के स्टॉक मार्केट का निर्माण करवा दिया और इसी के साथ ये व्यापारिक संघ यानी डच ईस्ट इंडिया कंपनी दुनिया की पहली स्टॉक मार्केट की कंपनी बन गई। इस आइडिया ने काम करना शुरू कर दिया था। उस वक्त के नीदरलैंड के हर अमीर आदमी ने कंपनी के शेयर खरीदे। नीदरलैंड के अलावा भी जो दूसरे देश के इमिग्रेंट्स थे, इन्होंने भी अपनी पूंजी को इस कंपनी में इन्वेस्ट किया। शुरुआती इन्वेस्टमेंट पर अगर नजर डालें तो जानकार बताते हैं कि इन्वेस्टमेंट उस वक्त हुई थी जो आज के करीब 110 मिलियन डॉलर के बराबर थी। वो भी तब जब उस देश का आधा हिस्सा स्पेन के अधिकार में था और स्पेन नहीं चाहता था कि ऐसा कुछ हो। हालांकि ये सब इतना आसान नहीं रहा, लेकिन खुद को लेकर जो डच लोगों का आत्मबल था उसने उन्हें इस लायक बना दिया कि वो खुद को कहीं भी स्थापित कर सके। इसी का परिणाम हुआ कि पुर्तगालियों को उनके उपनिवेश से उखाड़कर वहां पर उन्होंने अपनी जड़ें लगा दी। डच ने अपना सबसे पहला उपनिवेश स्थापित किया था, वो इंडोनेशिया था। इसके बाद जकार्ता और फिर भारत, और हर उस जगह उन्होंने अपने उपनिवेश स्थापित किए जहां से मसालों के व्यवसाय पर उनका एकाधिकार हो सके। इंडिया में सिल्क और कपड़े की फैक्ट्रियां लगाने के बाद वो जापान की तरफ गए, जहां से उन्होंने चांदी का व्यापार करना शुरू कर दिया। चाइना से भी इन्होंने सिल्क का व्यापार किया। इनके व्यापार करने का तरीका ऐसा था कि ये जिस भी चीज का व्यापार करते थे उस चीज का व्यापार कोई और नहीं कर सकता था, जिस वजह से कंपनी ने बहुत कम समय में ही खुद को इतना मजबूत बना दिया कि उन्हें स्पेन के खिलाफ स्वतंत्रता की लड़ाई में जिस आर्थिक इंजन की आवश्यकता थी वो उन्हें मिल गया और अंततः नीदरलैंड 1648 में स्पेन के अधिकार से मुक्त एक स्वतंत्र देश बना। इसके बाद तो इस देश ने अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड जैसे कई ऐसे नए और संपन्न देशों में अपने उपनिवेश स्थापित किए ताकि वो खुद को और समृद्ध बना सके। लेकिन जिस कंपनी ने ये सब काम किया वो कंपनी आखिरकार 2 सदी बाद तबाह हो गई और जिस डच एम्पायर ने 16वीं और 17वीं शताब्दी में लगभग पूरी दुनिया पर अपना अधिकार बना लिया था, वो 18वीं सदी में सब कुछ खत्म करके वापस अपने देश लौट आए। 1784 में चौथे एंग्लो डच वॉर में इस कंपनी को भारी हार का सामना करना पड़ा। इसी हार के कारण ये कंपनी आर्थिक रूप से तो कमजोर हुई ही, साथ ही इस कंपनी के लिए सोने की चिड़िया का काम कर रहे एशिया के सारे देश कंपनी के हाथ से निकल गए। इस कारण उनका एशिया नेटवर्क पूरी तरह से बर्बाद हो गया। उन्हें उनकी जगह से हटाकर ब्रिटिश एम्पायर ने एशिया नेटवर्क को अपने हाथ में ले लिया। यही कारण थे ब्रिटिश भारत पर राज करने आ सके। एशिया में ब्रिटेन के हाथों हार का सामना करने के साथ ही कंपनी को यूरोप में फ्रांस के हाथों करारी हार का सामना करना पड़ा। इन दोनों जगह से करारी हार का सामना करने के बाद ये कंपनी 1799 में पूरी तरह बर्बाद हो गई। कंपनी के बर्बाद होने के बाद नीदरलैंड के हाथों से मसाले के सारे कारोबार खत्म हो गए, जिस वजह से कंपनी ने अपनी ग्लोबल पावर को खो दिया और इसी के साथ 2 सदी तक जिस डच एम्पायर ने पूरी दुनिया में खुद को किंग बनाए रखा था वो 50 साल के भीतर ही खत्म हो गया। दोस्तों, डच एम्पायर के बारे में अगर आपके पास भी कोई रोचक जानकारी हो तो हमें कमेंट करके बताइए। अगर आज का ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक करने के साथ साथ अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ शेयर जरूर कर दें। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें और अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो Facebook पेज को जल्दी से लाइक कर दें। फिलहाल के लिए इतना ही। अभी के लिए हमें दीजिए इजाजत। आपसे मुलाकात होगी अगली वीडियो में। शुक्रिया।